गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी का सेकंड चैप्टर मेरी दादी। और इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? पाठ की लेखिका का नाम है मालती मिश्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मालती मिश्रा। तो यह पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है जब हम किसी घटना या परिस्थिति को याद करके लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। लेखिका ने अपने बचपन को याद करते हुए और उसका अपने दादी के प्रति कैसा लगाव था, इन सब को याद करते हुए लेखिका ने इस पाठ को लिखा है। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि मेरे मानस पटल पर सर्वप्रथम जो पहली और प्रभावशाली छवि अंकित हुई वो मेरी दादी जी की थी। यहाँ पर जो मानस पटल शब्द आया है इसका अर्थ होता है दिमाग में, और छवि का अर्थ होता है चित्र। लेखिका कहती है कि मैं अपनी दादी जी के साथ हमेशा नहीं रहती थी क्योंकि मेरे बाबूजी की सरकारी नौकरी थी और इसलिए हमारा पूरा परिवार यानी मैं, तीनों छोटे भाई और माँ बाबू जी कानपुर में रहते थे। यहाँ पर लेखिका के बाबूजी की सरकारी नौकरी थी, तो इसलिए लेखिका का पूरा परिवार, उसके तीनों भाई और माँ बाबूजी और स्वयं लेखिका कानपुर में रहते थे। और गांव में इनका कौन सा परिवार रहता था? मेरे दो चाचा चाची और उनके बच्चे, बाबूजी के चाचा चाची तथा उनके बच्चे और एक भरा पूरा कुनबा था जो कि गांव में रहता था। कुनबा मीन्स क्या होता है? परिवार या फिर खानदान। ठीक है। मेरी फिर भी एक दादी जी ही तो थी जिनसे मैं ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी। जब स्कूल की गर्मी की छुट्टियां होती तो हम सभी गांव जाने के लिए इतने उतावले होते थे कि एक एक दिन काटना मुश्किल होता था। रोज़ बाबूजी से पूछते थे कि आपको छुट्टी कब मिलेगी। चाची के लड़कों के लिए खिलौने, बाबूजी के चचेरे भाई यानी मेरे चाचा जी जो लगभग मेरी ही उम्र के थे, उनके लिए मैं अपनी किताबें ले जाती और हम कंचे भी इकट्ठे करके रखते थे कि गांव में खेलेंगे। अर्थात लेखिका कहती है कि ये लोग गांव जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते थे और जब इनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती थी तो ये गांव जाने की तैयारी में लग जाते थे। जो भी हमारे छोटे छोटे खिलौने होते थे उन्हें भी सहेज कर रख लेते थे। सहेज कर मीन्स संभाल कर रख लेते थे। कुछ ऐसी ही होती थी हम बच्चों के गांव जाने की तैयारी। हमें मतलब नहीं होता था कि माँ बाबूजी क्या लेकर जा रहे हैं क्या नहीं, ये तो हमारी व्यक्तिगत तैयारी होती थी। लेखिका बताती है कि वह अपनी स्वयं की तैयारी किस प्रकार से करती थी। गांव में पहुंचने पर गांव के बाहर ही दादी जी खड़ी मिलती। दुबली पतली छरहरी सी काया, कोई 4.5 पौने 5 फुट लंबी, अभी अभी नहाकर आई होती थी तो गीले खुले बाल, साफ सुथरी धुली हुई सूती धोती पहने, सिर पर पल्ला डाले, उम्र के शायद चौथे पड़ाव में प्रवेश कर चुकने के बाद भी चेहरे पर झुर्रियों के बाद भी गोरा रंग इस प्रकार दमक रहा होता था मानो पवित्रता की प्रतिमूर्त समक्ष खड़ी हो। समक्ष शब्द का अर्थ होता है सामने। और यहाँ पर एक शब्द आया है चौथे पड़ाव। चौथे पड़ाव मीन्स वृद्धावस्था की। उनकी दादी जो थी वृद्धावस्था में थी। ठीक है, वृद्धावस्था में थी। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि जब हम लोग गांव जाते थे, पहुँच जाते थे तो दादी हमारा क्या है, बाहर ही इंतज़ार करती थी। लेखिका बताती है कि उनकी दादी जो थी बहुत सुंदर थी। शायद इसी के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम क्या रख दिया था? कोयली रख दिया था। अर्थात काया के बिल्कुल विपरीत कोयला रखा था ताकि उन्हें किसी की नज़र ना लगे। उनके हाथों में पीतल के चमकते हुए लोटे में जल होता। वे पहले जल भरे लोटे को हमारे सिर से पैर तक वारती, अर्थात नज़र उतारती थी। वारना मीन्स नज़र उतारना। फिर वह जल को जमीन पर डाल देती, तब कहीं हमें गांव में प्रवेश की अनुमति देती। घर पहुंचकर सब अपने अपने अनुसार काम, खेल, रिश्तेदारी के निर्वाह आदि में व्यस्त हो जाते और मैं व्यस्त हो जाती थी दादी जी के साथ। दादी जी वैसे तो अपने सभी
पोतों को भी प्यार करती थीं, परंतु उनका लगाव मुझसे विशेष ही था। सर्दियों में जब गुड़ बनाया जाता तो वो मेरे लिए सौंठ और मेवे डालकर बनवाया हुआ सठौरा गुड़ हम छुट्टियों में आए तो वे हमें हलवा बनाकर मुझे खिला सकें। इतना ही नहीं, वे हर जगह मुझे अपने साथ ले जाती और मैं भी उनके साथ चली जाती। जहाँ दादी जी वहीं मैं। दादी जी खेतों में जाती तो मैं भी साथ जाती। वे बगीचे में जाती तो मुझे भी ले जाती। और तो और वे दूसरे गांव में, जो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर होगा, वहां गेहूं पिसवाने जाती तो मैं भी उनके साथ होती। किसी के घर, किसी की खुशी में, किसी के गम में, पूजा पाठ में, कहीं भी। कभी भी वे अकेले नहीं जाती थीं और यदि जाना भी चाहती तो मैं नहीं जाने देती। यहाँ तक कि रात को भी मैं माँ के पास नहीं सोती थी। हम जब तक गांव में रहते तो मैं दादी जी के पास ही सोती थी। हम कभी छत पर सोते तो दूर किसी गांव में एक बल्ब जलता दिखाई देता। मैंने एक बार दादी जी से पूछा था कि वहाँ पर लाइट कैसे जलती है, जबकि हमारे गांव में तो नहीं है। अक्सर बेटा आपने देखा होगा कि गांव में बिजली की भी समस्या होती है बहुत ज़्यादा। और जिस तरह से लेखिका अपने गांव जाने का और अपने दादी दादा के साथ का वर्णन कर रही है, अक्सर ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है। वही अपनी दादी जी से पूछ रही है कि वहाँ पर लाइट कैसे जलती है, जबकि हमारे गांव में तो नहीं है। दादी जी ने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया मुझे याद नहीं, पर एक बात जो उन्होंने बताई थी वो मुझे आज भी याद है कि बिजली वहाँ भी हर घर में नहीं जलती। जो बल्ब हमें दिखाई देता था वह आटा चक्की पर जलने वाला बल्ब था। कुछ ऐसी ही बातें होती रहती थी मेरे और दादी जी के बीच, और वे रोज एक नई कहानी सुनाते हुए धीरे धीरे मेरे बालों में हाथ फेरती रहती। मैं कहानी सुनते हुए कब स्वप्न लोक की सैर में निकल जाती मुझे पता ही नहीं चलता। मेरे बालों में उनकी उंगलियों का वो कोमल स्पर्श मुझे आज भी महसूस होता है। गांव में कहाँ नदी है, कहाँ तालाब है, हमारे कितने खेत हैं और कहाँ कहाँ है, ये मुझे दादी के ही कारण पता चला। मेरे बाबूजी 3 भाई और पूरे परिवार में मैं अकेली लड़की। शायद यह वजह भी रही हो मेरी दादी जी के प्यार की। जो मुझ पर कोई टिप्पणी करता उसका पहला सवाल यही होता था कि मैं कानपुर में दादी के बिना कैसे रहती होंगी। खैर, छुट्टियां खत्म होती तो दादी हमें नम आंखों से गांव के बाहर काफ़ी दूर तक छोड़ने आती। जाते हुए मैं बार बार मुड़कर उन्हें तब तक देखती रहती जब तक दूर और दूर होते हुए वो मात्र एक छोटी सी परछाई में तब्दील नहीं हो जाती, और फिर दादी जी की परछाई अपने साथ आई अन्य दूसरी परछाइयों के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती। हर साल गर्मियाँ आती, स्कूल की छुट्टियाँ होती और फिर यही सिलसिला। मैं कुछ 9-10 साल की होंगी जब मझले चाचा की जिद पर मेरे बाबूजी और दोनों चाचाओं के बीच बंटवारा हुआ था। तब दादी जी को कितना दुख हुआ था मैं खुद इसकी साक्षी हूँ। दादी जी अपना हमराज हमदर्द मान अपनी किसी सखी के घर जाती तो मैं भी उनके साथ होती। वे उनसे घर की तनावपूर्ण स्थिति के बारे में बातें करते करते रो पड़ती। भले ही दादी जी की बातें उस समय मेरी समझ से परे थीं, परंतु उनकी आंखों से बहते आंसू मुझे भी रुला देते थे। मैं दादी जी की बाँह पकड़े उनसे ऐसे चिपक कर बैठ जाती थी मानो मुझे भय हो कि वो मुझे कहीं छोड़कर चली जाएंगी। मुझे रोती देख सभी यही कहते कि पूरे घर में सिर्फ इसे ही उनकी चिंता है। तब दादी कहती कि मैं उनकी जान हूँ और मेरी तकलीफ़ उन्हें स्वतः ही महसूस हो जाती है। बचपन से लेकर मेरी शादी और उसके बाद भी दादी जी से मेरा लगाव कम नहीं हुआ, परंतु कभी कभी नियति के क्रूर चक्र में फंसकर घनिष्ठ आत्मीयता पर भी समय और दूरी की गर्त जम जाया करती है। मेरी दादी वृद्धा हो चुकी थी और एक दिन नीले आसमान में चमकते तारों में उन्होंने भी अपना स्थान बना लिया, और मेरा दुर्भाग्य यह रहा कि मेरे सिर पे स्नेह से सहलाने वाली उंगलियां कब मुझसे छूट गईं पता ही नहीं चला। मेरी दादी सदा के लिए मुझे छोड़ गईं, किंतु उनकी उंगलियों की कोमल स्पर्श का एहसास दुखद समाचार के साथ मुझसे 2 महीने बाद दूर हुआ। गांव पहुंचने पर लोटे के जल से नज़र उतारकर स्वागत करने वाली परंपरा तो अब से सालों पहले समाप्त हो चुकी है।
पर अब तो स्वागत करती हुई वो नज़रें भी नहीं रहीं जिनमें मेरे लिए आशीर्वाद और हमेशा कुछ नया बनवाकर खिलाने की इच्छा नज़र आती है। तो इस पाठ में लेखिका जो है अपने बचपन को याद करते हुए अपने दादी के बारे में ये सब कुछ बताती है। और लेखिका कहती है कि अब उसकी दादी उसके बीच नहीं है, वो उनका देहांत हो गया है। तो अब जब वो लेखिका अपने गांव जाती है तो उसे अपने दादी की बहुत ही ज़्यादा याद आती है, क्योंकि उसकी दादी आ, लेखिका से बहुत ही प्रेम करती थी। जब भी वो गांव जाती थी तो गांव से बाहर आकर वो उन लोगों की नज़रें उतारती थी और कुछ न कुछ नया पकवान बनाकर ज़रूर खिलाती थी। तो इस तरह जो है लेखिका ने अपनी दादी को याद करते हुए यह पाठ लिखा है।